री एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर यदि आप नए हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन अकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश की श्रृंखला के अगली कड़ी के रूप में आज हम लोग खनिज एवं ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे देखा जाए तो खनिज और ऊर्जा किसी भी प्रदेश या किसी भी देश में औद्योगिकरण विकास का जो है एक कारक होता है, उसकी गतिशीलता का एक कारक होता है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में इसकी अधिकता होती है, सरकार की नीतियां यदि उनके अनुकूल हैं तो निश्चित तौर पर उसके आसपास के क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना होती है, रोजगार होता है और आय के स्रोत होते हैं। इस तरीके से वो क्षेत्र धीरे धीरे समृद्ध बनता है। यदि अन्य परिस्थितियां उसके अनुकूल होती हैं तो निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में औद्योगिकरण और विकास को बढ़ावा मिलता है। हालांकि अगर देश की बात किया जाए तो देश में प्रचुर मात्रा में खनिज और ऊर्जा के साधन विद्यमान हैं, किंतु उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर उतने जो है प्रचुर मात्रा और विविधता के साथ खनिज उपलब्ध नहीं है, या जो भी खनिज उपलब्ध है वो धात्विक कम और अधात्विक किस्म के ज्यादा हैं, क्योंकि खनिजों को दो भागों में, धात्विक और अधात्विक में वर्गीकृत किया जाता है। तो इस आधार पर उत्तर प्रदेश की स्थिति निम्न मध्यम वर्गीय श्रेणी, इसको हम लोग थोड़ा सा लिख देते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वह खनिजों के मामले में निम्न मध्यम वर्गीय हो जाता है। निम्न मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय श्रेणी का यह राज्य है। खनिज एवं ऊर्जा उत्तर प्रदेश की स्थिति निम्न मध्यम वर्गीय श्रेणी का हो जाता है। तो इससे आप समझ चुके होंगे कि उत्तर प्रदेश में खनिज और ऊर्जा के जो संसाधन हैं उनकी बहुतायत में उपलब्धता नहीं है, किंतु जब हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ कच्चे माल की तरह से ही खनिज और ऊर्जा के साधन पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है, जिसका अलग अलग तरीके से उपयोग किया जा रहा है और उसके माध्यम से उसकी उपादेयता को सुनिश्चित किया जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश एक निम्न मध्यम वर्गीय श्रेणी वाला राज्य है। यहाँ से अगर मुख्य परीक्षा के संदर्भ में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश से जो सवाल बन सकते हैं वो ये हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में खनिजों का वितरण किस प्रकार से है। खनिजों का वितरण उत्तर प्रदेश में खनिज वितरण की क्या स्थिति है, की क्या स्थिति है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश में खनिज विकास के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। खनिज विकास एवं उत्पादन के क्या प्रयास किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख 5 खनिजों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो इस तरीके से कुछ सवाल की स्थिति बनती है। ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं या इस पे प्रश्न के अंतर्गत टिप्पणी भी पूछी जा सकती है। तो कुल मिलाकर के हमें और आपको ये प्रयास करना होता है कि जब हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो पूर्व में आए हुए मुख्य परीक्षा के या प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को यदि हम दिमाग में रखें तो पढ़ने के दौरान ये पता चलता है कि यहाँ पे किस तरीके से सवाल बन सकते हैं, और उसको अगर हम तैयार करें तो निश्चित तौर पर परीक्षा में हमें उत्तर लिखने में मदद मिलती है और आसानी होती है। तो इस आधार पर हमें और आपको अपने प्रश्नों को तैयार करना होगा, जिससे कि परीक्षा में हमारी स्थिति बेहतर हो सके। तो
अब हम इन प्रश्नों के आधार पर ही आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से है। देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति है, जब भी खनिज कहीं पर उत्पादन की क्या दशाएं होती हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्र के आसपास भी हो सकता है, नदी की घाटियों में हो सकता है, और पूर्व में बहुत दीर्घ काल में जब पृथ्वी के अंदर जीवाश्म लंबे समय तक दबी हुई स्थिति में होते हैं और ताप और दाब के विभिन्न दशाओं और परिस्थितियों के आधार पर वहां खनिजों की उत्पत्ति होती है। तो इस आधार पर कुल मिलाकर के 4 क्षेत्र जो बनते हैं जहां से जो है खनिज होता है। तो एक विंध्य श्रेणी है, विंध्य श्रेणी में उत्पादन होता है, एक हो गया, और 2 है बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र में, तीसरा हिमालय क्षेत्र, है, और चौथा है नदी घाटी। नदी घाटियों में भी पाया जाता है। अभी हम आगे चल करके इस पर जो चर्चा करेंगे कि किस रूप में जो है पाया जाता है। तो विंध्य श्रेणी है, यहाँ पर कोयला इत्यादि पाया जाता है, यहाँ पे यूरेनियम, तांबा इत्यादि का उत्पादन जो है किया जाता है। तो और नदी घाटियों में अगर देखा जाए तो यहाँ पे उच्च कोटि के सोना इत्यादि का उत्पादन यहाँ पर होता है। जैसे जब हम जाएंगे तो सोन नदी घाटी है, शारदा घाटी है, रामगंगा की घाटियों में ये उत्पादित जो है किया जाता है। और यहाँ विविध किस्म के जो हिमालयी क्षेत्र में विविध किस्म के जो खनिजों का उत्पादन होता है। तो ये वर्गीकरण है और एक कॉन्सेप्ट है। इन कॉन्सेप्ट को लेकर के जब आप बढ़ेंगे तो इससे पूरे प्रदेश के बारे में एक दृष्टिकोण आपका होगा, और आप उत्तर प्रदेश के बारे में जब भी कभी खनिज के वितरण पर पूछा जाएगा तो आप सीधा जो है इमेज जो है वहां से जाएंगे कि दक्षिण में जो है आप दक्षिण पूर्व में विंध्य श्रेणी जहां पड़ती है वहां है, और दक्षिण पश्चिम में आपके बुंदेलखंड क्षेत्र पड़ता है, उत्तर में हिमालय पड़ता है, और नदियां जो है कहीं पे भी हो सकती हैं, मध्य क्षेत्र में और दक्षिण सभी क्षेत्रों की आती है। तो इस तरीके से यह एक जिसका वर्गीकरण हो जाता है। अब खनिज के विकास और उत्पादन के लिए जो है क्या प्रयास किए गए, खनिज के उत्पादन और विकास के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। तो इसके लिए खनिज 1955 ईस्वी में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई है। यानी कि भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय, खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में की गई थी। और 1974 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। 1974 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। 1998 ईस्वी में खनिजों को उद्योग का दर्जा दिया गया। खनिज उत्पादन और विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया था। और 1998 ईस्वी में ही जो है उत्तर प्रदेश राज्य खनिज नीति जो बनाई गई थी, खनिज नीति बनाई गई थी। और इसके अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश के 10 जिलों को खनिज बहुल जिला घोषित किया गया है। तो सामान्य रूप से अगर ये भी पूछा जाए कि 75 जनपद है, उन 75 जनपदों में खनिज उत्पादन की, खनिज के भंडारण की क्या स्थिति है, तो आप ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य खनिज नीति जो 1998 ईस्वी में जारी की गई थी उसके अनुसार इसमें 10 ऐसे जिले हैं जहां पर इसकी बहुलता है, भंडारण है, उत्पादन और वितरण इत्यादि से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं। तो इस आधार पर ये 10 जिले यहाँ पर जो बनते हैं। तो यह कुल मिलाकर के इस आधार पर उत्तर प्रदेश में खनिज के विकास और उत्पादन के लिए जो है ये प्रयास जो किए गए हैं, ताकि एक संस्थागत स्तर पर इंटीग्रेटेड समेकित रूप से खनिजों के विकास पर, उत्पादन पर बल दिया जाए। क्योंकि यदि भंडारण है और समय के अनुसार उसको सर्च नहीं किया जाता है और वहां तक पहुंच नहीं बनाई जाती है, उसकी जो है खनन के माध्यम से प्राप्ति और वहां से जो भी अयस्क हैं उनसे विभिन्न धातुओं को या अधातुओं को निष्कर्षित नहीं किया जाता है, निष्कर्षण उसका नहीं हो पाता है,
तो फिर समय के अनुसार उसकी उपादेयता सिद्ध नहीं हो पाती है और बदलते हुए परिस्थितियों तथा जनता और विकास की मांग के अनुसार उन खनिजों की आपूर्ति नहीं सुनिश्चित हो पाती है। तो इन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है खनिजों का विकास और उत्पादन के लिए जो है ये प्रयास जो है प्रदेश सरकार के द्वारा जो है समय समय पर किए गए हैं। अब हम आते हैं 5 प्रमुख खनिजों का जो है विवरण जो है। कोयला जो है एक महत्वपूर्ण जो है खनिज की जो श्रेणी में आता है। अगर उत्तर प्रदेश में जो देखा जाए, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो कोयला सोनभद्र क्षेत्र में और मिर्जापुर में मुख्य रूप से पाया जाता है। सोनभद्र और मिर्जापुर, सोनभद्र और मिर्जापुर में पाया जाता है। कोयला के भंडारण में प्रदेश की अगर स्थिति देखा जाए तो यहां पर ये 8वें स्थान पर है। भंडारण में इसकी स्थिति 8वें स्थान पर है और मुख्य रूप से यहाँ पे सोनभद्र जिले में जो है ये पाया जाता है। यहाँ पर सोनभद्र में गोंडवाना क्रम की शैलें हैं जिनमें जो है कोयला उत्पादन जहां से किया जाता है। तो गोंडवाना क्रम की जो शैल के अंतर्गत जो है ये कोयला का उत्पादन सोनभद्र जिले में किया जाता है। यहाँ पर सिंगरौली एक महत्वपूर्ण स्थान है। सिंगरौली यहां से कोयले का उत्पादन किया जाता है और ओबरा जो है ताप विद्युत केंद्र के लिए जो है इस कोयले का जो है उपयोग सुनिश्चित किया जाता है। तो ये रही स्थिति कोयले की। दूसरा है चूना पत्थर। चूना पत्थर भी एक महत्वपूर्ण जो है खनिज है। खनिज का मतलब यह हुआ कि खनन के माध्यम से जो अयस्क प्राप्त हो रहा है वो खनिज है। अयस्क में अशुद्धियां और धातु अधातु दोनों मिले हुए होते हैं। जब इसको साफ कर दिया जाता है तब वह जो है धातुओं के रूप में या अधातुओं के रूप में शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। तो जब खुदाई के माध्यम से सीधे जो प्राप्त होता है वो खनिज होता है और इसीलिए जो है उसे खनन के माध्यम से प्राप्त होने के कारण से जो है खनिज कहा जाता है। अयस्क उसमें कहा जाता है जिसमें धातु और अशुद्धियां दोनों मिली होती हैं। जब उसका निष्कर्षण शुद्ध रूप में कर दिया जाता है तो वो धातु होता है। जैसे लौह-अयस्क है तो लौह-अयस्क से जब उसकी सफाई की जाती है और शुद्ध जो है शुद्धता के आधार पर उसका निष्कर्षण किया जाता है तो वो स्टील के रूप में जो है उत्पादित हो जाता है। तो चूना पत्थर ये जो है मिर्जापुर और सोनभद्र में जो है पाया जाता है। चूना पत्थर इसके माध्यम से सीमेंट उद्योग को बढ़ावा दिया जाता है। इसीलिए इस क्षेत्र में जो सीमेंट की फैक्ट्रियां बहुत स्थापित हैं। चूना पत्थर का प्रयोग एक कच्चे माल के रूप में जो प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे रोहतास और कजराहट, मिर्जापुर में कजराहट और रोहतास क्षेत्र है जहां से चूना पत्थर का उत्पादन किया जाता है। और चूंकि यह कच्चा माल के रूप में सीमेंट उद्योग में प्रयोग में लाया जाता है, इस कारण से इस क्षेत्र में कजराहट और चुनार क्षेत्र में सीमेंट की फैक्ट्री मिर्जापुर में, जबकि चुर्क और डल्ला जो है यह सोनभद्र में कंपनी है स्थान है जहां पर सीमेंट की फैक्ट्रियां लगाई गई हैं। कजराहट और चुनार ये मिर्जापुर में है, जबकि सोनभद्र में चुर्क और डल्ला ये स्थान है। ये स्थान भी याद करना चाहिए और इनके माध्यम से भी धीरे धीरे आपकी तैयारी जीएस पर जो है पकड़ बनती है। क्योंकि कई बार उन स्थानों को ही मिलान के लिए पूछा जाता है। इंटरव्यू में पूछ लेता है कि भाई कजराहट कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में, सिंगरौली कहाँ पे है, डल्ला कहाँ पे है, रेणुकूट कहाँ पे है। तो इस तरीके से एक सवाल यहाँ पर बनता है। तो दूसरा जो है चूना पत्थर हो गया। तीसरा बॉक्साइट, यह भी महत्वपूर्ण खनिज है। इसके माध्यम से ही जो है अल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है, यानी कि बॉक्साइट अल्युमिनियम का अयस्क है। ये बांदा और चंदौली में मुख्य रूप से बांदा और चंदौली में पाया जाता है और यह एल्युमिनियम का अयस्क है, अर्थात इससे एल्युमिनियम का उत्पादन किया जाता है। और रेणुकूट जो सोनभद्र में स्थित है वहां पर एल्युमिनियम की जो फैक्ट्री लगाई गई है, जिसे हिंडाल्को कहा जाता है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसकी स्थापना रेणुकूट सोनभद्र में है। तो यहां से उत्पादित किए जाने वाले
जो उत्तर प्रदेश से उत्पादित किए जा रहे हैं बॉक्साइट, उसका प्रयोग जो इस फैक्ट्री में किया जाता है, हिंडाल्को रेणुकूट के लिए जो प्रयोग किया जाता है। तो ये तीसरा जो था ये था बॉक्साइट। और अगला जो है चौथा डोलोमाइट। प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट उद्योग में डोलोमाइट का भी प्रयोग किया जाता है। यह मिर्जापुर में और जो ये मिर्जापुर और बांदा में पाया जाता है। इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है सिलिका सैंड, इसे बालू पत्थर भी कहा जाता है। सिलिका सैंड, कांच बालू, सिलिका सैंड या कांच बालू कहा जाता है। यह इलाहाबाद क्षेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है और यह नदी के क्षेत्र से जो है इसका उत्पादन किया जाता है। और सबसे मजे की बात है कि यह देश में पहले स्थान पर है, देश में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश देश में कांच बालू के उत्पादन पर पहले स्थान पर है। तो ये कुल मिलाकर के एक 5 महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। हालांकि इसके अलावा भी एस्बेस्टस जैसे है, वो झांसी में जो है एस्बेस्टस का जो है उत्पादन किया जाता है। एस्बेस्टस जो है झांसी में पाया जाता है। यूरेनियम और तांबा ये ललितपुर में पाया जाता है, ललितपुर में पाया जाता है। और सोना जो है वो नदी के घाटियों में उत्पादित किया जाता है। तो सोनभद्र, राम गंगा नदी और शारदा नदी, जिसे काली नदी भी कहा जाता है, इनके नदी घाटियों में भी उत्पादन इनका किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि खनिजों की एक स्थिति किस आधार पर उत्तर प्रदेश में विद्यमान है। तो उम्मीद करते हैं कि खनिजों के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी जो है मिली होगी। अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जिस तरीके से खनिज उद्योगों की स्थापना का आधार बनाता है और खनिजों के माध्यम से ही आधारभूत उद्योग स्थापित किए जाते हैं। एक शब्द आ गया यहाँ पे आधारभूत, जो कि पिछले में छूट गया था। आधारभूत, आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग से तात्पर्य ऐसे उद्योगों से है जो अन्य उद्योगों के लिए मशीनरी या उसके सहायक युक्तियां जो बनाता है और वहां उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करता है। जैसे स्टील, लौह उद्योग जो है, स्टील जो उद्योग है वो आधारभूत उद्योग है, क्योंकि लौह अयस्क का यहाँ प्रयोग करते हुए स्टील बनाया जाता है और इस स्टील का पूरा प्रयोग करते अलग अलग मशीनरी बनाई जाती है। तो यह आधारभूत उद्योग है जो कि खनिजों से सीधा जो है जुड़ा हुआ है और इन खनिजों के आधार पर उद्योगों की स्थापना किया जाता है। और उस औद्योगिकरण को चलाने के लिए ऊर्जा की पुनः आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना ऊर्जा के नहीं चलाया जा सकता। उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो एक ऐसा प्रदेश है जहां पर जनसंख्या भी बहुत है और यह चूंकि औद्योगिकरण के क्षेत्र में भी मध्यम वर्गीय राज्यों की ही सूची में इसे सम्मिलित किया जाता है, बहुत ज्यादा औद्योगिकृत राज्य में यह नहीं आता है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिकरण की जहां आवश्यकता है और उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वहीं पर मानव जीवन के सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सरकार के द्वारा इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 1998 ईस्वी में राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, विद्युत उत्पादन नियामक आयोग, विद्युत उत्पादन नियामक आयोग की स्थापना की गई। विद्युत उत्पादन नियामक आयोग की स्थापना की गई और 2003 ईस्वी में उत्तर प्रदेश विद्युत नीति की घोषणा की गई। विद्युत नीति की घोषणा की गई और
इसके माध्यम से 3 महत्वपूर्ण निगम बनाए गए। एक उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड था, दूसरा उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड था, और तीसरा उत्तर प्रदेश विद्युत निगम जो कि वितरण से संबंधित था। तो पहले में जो है तापीय विद्युत उत्पादन किया जाता है, दूसरे में जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, और तीसरे में इसके वितरण को सुनिश्चित किया जाता है, जो अलग अलग मंडलों के माध्यम से उत्पादित विद्युत को उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है और उससे जो है उनसे शुल्क की वसूली करता है। तो 3 निगम जो है राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश जल विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और उत्तर प्रदेश विद्युत निगम, जो कि विद्युत के वितरण को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। तो इस तरीके से ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इनके माध्यम से जो है प्रदेश में प्रयास किए गए। और इसके अंतर्गत और देखा जाए तो सरकारी और निजी क्षेत्र में अलग अलग उत्पादन की इकाइयां लगी हुई हैं, जिनसे उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से इकाइयां हैं, क्योंकि यहां से मिलान के लिए प्रश्न जो है पूछे जाते रहते हैं। तो इन्हें हम जो है इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास। अब हम देखते हैं कि राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा प्रदेश में स्थापित विद्युत उत्पादन केंद्र, जैसे हरदुआ ताप विद्युत केंद्र अलीगढ़ में है। हरदुआ है, यह रूस की सहायता से बनाया गया है। दूसरा है ओबरा ताप विद्युत केंद्र, यह सोनभद्र में है। अभी हम लोगों ने देखा कि कोयला का जो उत्पादन सोनभद्र क्षेत्र में सिगरौली में किया जाता है, ओबरा में उसका प्रयोग किया जाता है। अनपरा डी ताप विद्युत केंद्र, ये जापान की सहायता से किया गया था, ये भी सोनभद्र में है। तो ओबरा और अनपरा डी दोनों यहाँ पे है। परीक्षा ताप विद्युत केंद्र झांसी में है, परीक्षा झांसी में है। और चंदौसी ताप विद्युत केंद्र जो है संभल में है, चंदौसी ताप विद्युत केंद्र जो है संभल में है। इसके अलावा अब देखेंगे यहाँ पे निजी क्षेत्र की इकाइयां। रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर में है, यह रिलायंस ग्रुप की जो है गैस आधारित दादरी विद्युत परियोजना गौतम बुद्ध नगर में है। यह रिलायंस की गैस आधारित विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है, जहां पर कृष्णा गोदावरी बेसिन से गैस की आपूर्ति की जाती है। तो इसमें जो है रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर में है, यह रिलायंस ग्रुप का जो है। और दूसरा जो है गैस आधारित दादरी विद्युत परियोजना है, जो गौतम बुद्ध नगर में है। यह रिलायंस की जो है गैस आधारित विश्व की सबसे बड़ी परियोजना। तो यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि गैस आधारित विश्व की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? दादरी विद्युत परियोजना, जो कि गौतम बुद्ध नगर में है। यहाँ पे कृष्णा गोदावरी बेसिन से जो है प्राप्त किया जाता है, जिसे केजी बेसिन भी कहा जाता है शार्ट में। इसके बाद अनपरा सी सोनभद्र में है। 12 ताप विद्युत परियोजना इलाहाबाद में है। करछना ताप विद्युत परियोजना इलाहाबाद में है। तो अनपरा सी जो है सोनभद्र में है, अनपरा डी भी सोनभद्र में है, लेकिन अनपरा सी निजी क्षेत्र की है और अनपरा डी सरकारी क्षेत्र की है। और करछना ताप विद्युत परियोजना इलाहाबाद में है। तो इस तरीके से आपने देखा कि सरकारी और निजी क्षेत्र की राज्य में विद्युत उत्पादन इकाइयां इस प्रकार से हैं, जहां से सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग ने ऊर्जा और खनिज से संबंधित नीतियां, उसके विकास के लिए क्या प्रयास किए गए, क्या वितरण है, उसकी क्या उपादेयता है, इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। मुख्य परीक्षा के संदर्भ में कुछ लोगों के द्वारा बहुत ही जल्दी अधीरता दिखाई जाती है और वो इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो इस जो है समस्या से भी निकलने और धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। 1-2 बार की परीक्षा में ही घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक आपके पास एक सॉलिड स्ट्रेटजी और प्रिपरेशन नहीं होता है, तब तक हमेशा उसमें परिमार्जन की आवश्यकता होती है। क्योंकि आपको एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी के पैमाने पर, उसके कसौटी पर खरा उतरना होता है। इसलिए निरंतर अपने में सुधार करते रहिए और जो आपका पाठ्यक्रम है उसकी बेहतर ढंग से तैयारी करते रहिए। आप यकीन मानिए कि अगर आप ईमानदारी से अपने पाठ्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं तो लेट हो सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता है कि आप खाली हाथ आएंगे। आप हाँ, ये हो सकता है कि किसी बड़ी परीक्षा के लिए आप यदि लगे हुए हैं तो उसके बजाय आपको छोटी परीक्षा मिल जाए, लेकिन असफल आप नहीं होंगे। तो इन सभी विश्वास और सामान्य धारणाओं को स्वीकार करते हुए आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने का प्रयास कीजिए। पुनः अगले लेक्चर में कुछ नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।